बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू की थी। बहुत सारे कंट्रीज़ हमने डिस्कस किए थे। एक दो कंट्रीज़ रह गए थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगेन हमने इस सीरीज़ को रिज्यूम किया है। जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ रह गए थे उन पे इंशाल्लाह हम आपको वक्त के साथ साथ वीडियोस बना के प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हमने डिस्कस करना है अफ़गानिस्तान, हमारा हमसाया मुल्क, बिरादर इस्लामिक कंट्री, जिसके साथ पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन हैं। तो सबसे पहले तो मैप देखें अफ़गानिस्तान का। ये आपको नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान का मैप। इसके साथ कौन कौन से मुल्क अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, पहले तो हम ज़रा इसे देखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखें, ये अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें, नॉर्थ हमेशा हमारे सामने होता है, बैक साइड भी हमारे क्या होगा जी, साउथ होगा। फिर हम ऐसे वो ही लिखेंगे, जिस साइड में W होगा वो वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड में E होगा आपका ईस्ट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के ईस्ट में हमारे पास क्या है जी, ये आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के ईस्ट में है पाकिस्तान। अगर इस तरह से पूछेंगे पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अक्सर सवाल भी ऐसे ही बनता है। तो पाकिस्तान के वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान बनता है। हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान को सबसे, अफगानिस्तान का भी सबसे बड़ा बॉर्डर है ये, और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो एक साइड पे मतलब आप देखें अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड पे क्या है जी, पाकिस्तान है। नॉर्दर्न साइड पे ये ताजिकिस्तान है, और ये ऊपर उज़्बेकिस्तान भी लगता है। यहाँ से उज़्बेकिस्तान लगता है, यहाँ से ताजिकिस्तान लगता है, और इधर से तुर्कमेनिस्तान लगता है हमारे पास। और इस साइड पे सारा ये वेस्टर्न साइड, और ये वाली जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे हमारे पास ये ईरान है। अफगानिस्तान को कितने मुल्कों ने अपना बॉर्डर शेयर किया? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान। कितने हो गए? 5 हो गए। छठा मुल्क भी है, और छठा मुल्क है यहाँ से वाखान कॉरिडोर से आगे चाइना। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता लगता है, चाइना भी टच करता है अपना बॉर्डर किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ नाम रहे, वक्त के साथ साथ बदलते रहे। जैसा कि आप देखेंगे सिकंदर आजम के दौर में इसे बैक्टीरिया कहा गया। बैक्टीरिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अफगानिस्तान। बैक्टीरिया भी अफगानिस्तान का पुराना नाम है। फिर आरियाना कहा गया इसे, इसी तरह से फिर खुरासान कहा गया। आजकल भी अगर दाइश खुरासान यहाँ पे काम करे, कहते खुरासान कंट्री हम यहाँ बनाएंगे, हमारा अलग से मुल्क होगा। दाइश की एक विंग है दाइश खुरासान। खुरासान भी रियासत भी यहीं पे कभी हुआ करती थी। ठीक है, इसी तरह से इसे बफर स्टेट माना जाता है। किसके दरमियान में जी? साउथ एशिया। ये सारा क्या है? साउथ एशिया। और ये क्या है? ऊपर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान में ये क्या है जी? एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट किसे कहते हैं? बफर स्टेट एक न्यूट्रल कंट्री होता है बिटवीन टू हॉस्टाइल अंपायर्स या स्टेट्स। एक मतलब दो जो दुश्मन हैं, राइवल कंट्रीज हैं। जिस तरह से ये जो सारा इलाका था, यहाँ कभी USSR था, यहाँ पे क्या था हमारे पास? USSR था। ये सारा का सारा क्या था? USSR बैठा हुआ था। और यहाँ पाकिस्तान में कौन था जी? UK था, बरतानिया का कब्जा था। तो USSR, रशिया और UK जी क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन थे। उनके दरमियान में इस स्टेट ने क्या किया? अफगानिस्तान ने एक बफर स्टेट का काम किया। ठीक है, तो इसीलिए इसे बफर स्टेट कहा जाता है। अब इसे गेटवे कहा जाता है। किसके दरमियान में? साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान। ये हमारे पास साउथ एशिया है सारा। यहाँ से जिस किसी ने भी साउथ एशिया से जाना है इधर सेंट्रल एशिया, तो अफगानिस्तान से गुजर के जाएगा। ठीक है, इससे आप गेटवे टू सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, गेटवे टू साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया कहेंगे बेहतर यही है, क्योंकि सेंट्रल एशिया ये लैंडलॉक कंट्री है। इन्होंने अगर समंदर तक भी आना है तो ये यहीं से आएंगे, पाकिस्तान से आगे नीचे। जो हम सी पैक बना रहे हैं यहाँ से चाइना से ऐसे करके जो आएगा इधर, तो उसमें ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान भी शामिल होगा आगे चल के।
तो हमारे सिक्योरिटी के मामला ठीक हो जाएंगे, तब इंशाल्लाह ये सारे कंट्रीज इसमें आ जाएंगे सी पैक में, क्योंकि इन्हें हम समुद्रों तक रसाई देंगे सी पैक के जरिए। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, कभी डिस्कस करेंगे इसे भी हम सी पैक को भी, ठीक है। इसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं जी, हार्ट ऑफ एशिया भी इसे हम कहेंगे। क्रॉस रोड टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का जो क्रॉस रोड है उसे भी हम अफगानिस्तान को ही कहेंगे, ठीक है। आजकल इसका नाम क्या है? आजकल इसका नाम है कंट्री, ऑफिशियली इसे क्या कहा जा रहा है? द इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान, दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान, दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान या फिर इस्लामिक इमरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका आजकल ऑफिशियल नेम है। ये पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं हम। कमीशन के हवाले से जो कुछ भी अफगानिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, हर चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हुई है, ठीक है। जैसा कि यहाँ सलंग टनल के बारे में अक्सर पूछा जाता है, सलंग टनल के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से। मतलब ये बेसिकली काबुल और मज़ार शरीफ को कनेक्ट करता है। काबुल और मज़ार शरीफ, ये ऑप्शन ये दिए होते हैं पेपर में, ये काबुल को कनेक्ट करता है मज़ार शरीफ से, ठीक है। तो ये क्या है? साउथ एशिया, ऊपर क्या है? सेंट्रल एशिया। तो आप कह सकते हैं ना इसे कि ये क्या करता है? सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से हेलमंद रिवर इनका सबसे बड़ा दरिया है। हेलमंद इनका जो है ना सूबा भी है यहाँ पे, तो इधर बना लें हेलमंद रिवर। तो हेलमंद रिवर इनका जो है सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी लेंथ 1150 किलोमीटर है। हेलमंद रिवर ये काबुल के पास से निकलता है ऐसे यहाँ से, और ये जो है ना जी ईरान में जाके गिरता है। किधर जाके गिरेगा? ईरान की तरफ निकल जाएगा, काबुल के ऊपर वाली साइड से ये निकलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, और ये ईरान की तरफ चला जाएगा हेलमंद रिवर। तो ये हेलमंद सूबा यहीं पे आएगा हमारे पास, हेलमंद। तो हेलमंद जो सूबा है, इसी वजह से ये हेलमंद रिवर मशहूर है, ठीक है जी। 1150 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है जी। शहतूत डैम के हवाले से जो है ना जी आजकल खबरों में चल रहा है, तो ये काबुल रिवर, हमारा जो दरिया काबुल है यहीं से आ रहा है, ऐसे दरिया काबुल, ऐसे काबुल से निकल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे जा रहा है, और इसमें जो है ना जी पेशावर के पास से होता हुआ अटक के मकाम पे जाकर अपना पानी दरिया सिंध में गिरा देता है। पाकिस्तान जब हमने पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था हमने इसे। तो आजकल खबरों में क्यों है? शहतूत डैम जो है ये बनाया जा रहा है काबुल रिवर पे, और बना कौन रहा है? हमारा दोस्त भारत। यहाँ वो सिर्फ अपनी तरफ से तो पानी रोक रहा है हमारा, वो अफगानिस्तान को भी कह रहा है तुम भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, और पानी बंद करने के लिए उन्हें डैम बनाने पड़ेंगे, और डैम के लिए पैसा चाहिए। तो इंडिया क्या कर रहा है कि उन्हें कह रहा है पठानों को जी आपको पैसा भी मैं देता हूँ। जो शहतूत डैम का जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो शहतूत डैम के बारे में खबरों में चल रहा था, तो याद रखिएगा काबुल रिवर पे बना रहा है और इसे इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो दोस्त हैं अपनी दोस्ती फिर इस तरह से निभा रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक दो सवाल बनता है। नो रेलवे लाइन, तो अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा रेलवे लाइन नहीं है, कभी बिछाई गई थी बहुत पुराने दौर में, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। थोड़ा बहुत कहीं टूटा फूटा ट्रैक पड़ा हुआ, लेकिन प्रॉपर फंक्शनल जो है ना कोई रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। फ्रेंडशिप ब्रिज के बारे में सवाल बनता है। तो ये यहाँ से जब आप जाते हैं ना जी, ये देखें ये उज़्बेकिस्तान है, तो यहाँ से एक दरिया गुजर है, ऐसे बॉर्डर के पास से ना एक दरिया हमारे पास गुजर रहा है, ऐसे करके बना रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका नाम है हमारे पास आमू दरिया। आमू दरिया या फिर अक्सस रिवर, अक्सस रिवर या फिर आमू दरिया, ये बेसिकली बॉर्डर बना रहा है उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। यहाँ से तो यहाँ बनाया गया एक ब्रिज जिसे कहा गया फ्रेंडशिप ब्रिज। तो फ्रेंडशिप ब्रिज जो है कनेक्ट करता है, सवाल बनता है अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को, और किसके ऊपर बनाया गया? ये आमू दरिया के ऊपर या अक्सस रिवर के ऊपर बनाया गया, ठीक है। फ्रेंडशिप ब्रिज के बारे में अक्सर सवाल बनता है। लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर जो है वो हेलमंद है। हेलमंद, आपको हेलमंद रिवर भी मैंने आपको बताया। तो आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर एक ही फसल होती है और वो अफीम की है। तो अफीम की भी होती है लेकिन थोड़ी पैमाने में। तो अफीम की जो है कास्ट होती है बड़े पैमाने पे, यहाँ पे पूरी दुनिया को सप्लाई होती है। पाकिस्तान में भी जितनी अफीम आ रही है सारी उधर से ही आ रही है, इंडिया में जितनी जा रही है उधर से ही जा रही है।
इवन ये यूरोप में, अमेरिका तक सप्लाई होती है। ठीक है, तो अफ्यूम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इनका जो सूबा है उसके बारे में सवाल बन जाता है अक्सर। तो इनका जो सूबा है हेलमंद जो है वो क्या है, सबसे बड़ा अफ्यूम का प्रोड्यूसर है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूछता है कब इसने ज्वाइन किया था, सार्क के बारे में पूछेगा कब अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। तो सार्क को इन्होंने ज्वाइन किया 2007 में। 2007 में इन्होंने हमारे क्या ज्वाइन किया जी, सार्क को ज्वाइन किया। और 2016 के अंदर इन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। कब? 2016 के अंदर। सवाल बनते हैं ये दोनों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा इसके कुछ और सवाल हैं हमारे पास, जैसे ये आपको एक स्पोर्ट्स खेलते हुए घोड़े के ऊपर कुछ अफगानी नजर आ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे इनकी जो नेशनल गेम है वो बुजकुशी है। बुजकुशी जो है इनकी नेशनल गेम है। इसमें क्या होता है, जानवर को, बकरे को, बकरी को, भेड़ को ज़िबा करके जो उठा के फेंकते हैं इधर से उधर, उधर से इधर घोड़े के ऊपर। अच्छी भी खेल है, मुझे नहीं समझ आया इसकी कभी। ठीक है, वैसे पठानों के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, उमर शरीफ साहब को मैं सुन रहा था, पठान वो कह रहा था, कहता अल्लाह पाक ने दो जो है मखलूक पैदा की है, एक इंसान पैदा किया, दूसरे पठान पैदा किए। जाएगा नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है ना, वहाँ से आगे पठान की सोच शुरू होती है। मुझे नहीं इस गेम के बारे में कभी समझ आया कि यार ये गेम है यार, जो जानवर ज़िबा कर लिया गया है उसे ज़ाय करना इसे कहते हैं। ठीक है, पता नहीं इसे क्या कहा गया। चलें जी आगे चलते हैं। तो इस तरह से सीक्रेट एजेंसी जो है अफगानिस्तान की ये मशहूर है जी, NDS है आजकल। इससे पहले खाद बड़ी मशहूर थी। रशिया जब यहाँ अफगानिस्तान में था, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त खाद जो थी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो सारे ऑपरेशन सर अंजाम दे रही थी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो है ना जी आप देखेंगे खिलाफ बहुत सारा काम हुआ, खाद ने किया था। इसी तरह से आजकल NDS है, ये मशहूर है दो इनके नाम, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS का एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। पार्लियामेंट का जो नाम है जी, जिरगा भी कह देती हैं बाज़ दफ़ा, या आजकल इसे नेशनल असेंबली कह रही है। ठीक है जी, फाउंडिंग फादर जो है इनके अहमद शाह अब्दाली साहब हैं। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, ये आपको नजर आ रही है, अहमद शाह दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली, ये इनके फाउंडिंग फादर हैं। जो मॉडर्न अफगानिस्तान है, अगर सवाल बन जाए इस तरह से कि मॉडर्न अफगानिस्तान के फाउंड किसने किया था या उसके फाउंडिंग फादर कौन है, तो अहमद शाह अब्दाली साहब है। ये वही अहमद शाह अब्दाली हैं जो पाकिस्तान का शहर मुल्तान जो है, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे पैदा हुए थे। सवाल बना है पेपर में कि अहमद शाह अब्दाली किधर ये पैदा हुए थे, तो अब्दाली रोड है मुल्तान में। जो मुल्तान के लोग हैं उन्हें पता होगा, वहाँ पे एक तख्ती भी लगी हुई है उस रोड के ऊपर कि जी दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, एक ही नाम है, दुरे दुरानी या अब्दाली अब्दाली, इस तरह से दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये पानीपत की तीसरी जंग आपको पता है मराठों के खिलाफ जो लड़ी थी, इन्होंने लड़ी थी। पानीपत की जो तीसरी जंग हुई 1761 में, वो इन्होंने लड़ी थी मराठों के खिलाफ। अहमद शाह अब्दाली के बारे में सवाल बनते हैं, किसके कहने पे हिंदुस्तान आए थे ये, तो ये किसके कहने पे आए थे? शाह वलीउल्लाह साहब ने इन्हें ख़त लिखा था, उनके कहने पे ही आए थे। ठीक है जी, तो ये इनके फाउंडिंग फादर के हवाले से हो गया। नेशनल पोएट के हवाले से मैंने इसमें ऐड किया है, तो खुशहाल खान खट्टक साहब, हमें पिछले दिनों पेपर हुआ है कोई, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि पश्तो लैंग्वेज के जो बानी हैं या फादर हैं पश्तो लिटरेचर के, वो कौन है जी? वो खुशहाल खान खट्टक साहब ही हैं। ये पेशावर और ये सारा आपका बेल्ट एक ही रहे ना अफगानिस्तान में, पश्तून सारे यहाँ पे लोग रहते हैं। तो पश्तून जो है आपको पता है कि उनका जो फाउंडिंग फादर है वो कौन है जी? अफगानिस्तान का खुशहाल खान खट्टक साहब। और फादर ऑफ पश्तो जो लिटरेचर है वो भी कौन है जी? खुशहाल खान खट्टक साहब। ठीक है जी, न्यूज़ एजेंसी में बख्तार हैं, AIP है, AIP जो है अफगानी इस्लामिक प्रेस है, इसके बारे में इससे नहीं बनता। बख्तार के बारे में मेरे ख्याल से पुराने जो पेपर होते थे 15-16 वाले, उनमें जो है ना ये 1-2 दफ़ा रिपीट हुआ है बख्तार वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी हम जानेंगे, हिस्ट्री भी जानेंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जो था, ये किसने कब इस पर हमला किया था, इन्वेड किया था? 330 BC, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 330 साल पहले की बात है। उन्होंने से आया इधर हमला किया और इस पे जो है ना जी से इन्वेड किया, फिर वो हिंदुस्तान की तरफ चले गए।
राजा पोरस के साथ जो उनकी जंग है, ठीक है। इस तरह से 326 से 323 BC तक वो हिंदुस्तान में रहे, फिर वापस चले गए थे। उस दौर से जो है ना, जिनका नाम है, उसी दौर में बैक्टीरिया इसे कहा जाता था। गजनवी एम्पायर जो है यहाँ पे, फिर अगर हम देखें तारीख में, तो गजनवी एम्पायर महमूद गजनवी ने जो के दौर, मतलब उसके बाप जो सबकतगीन था, उसने शुरू की थी 977 में। 977 AD के अंदर जो है सबकतगीन जो था महमूद गजनवी, उसके बाप ने जब गजनी पे कब्जा किया, तो उसके बाद उसने गजनवी एम्पायर या गजनवी डायनेस्टी शुरू की थी। महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी है, इसका सबकतगीन का बेटा था। उसकी हिस्ट्री सारी हमने डिस्कस की हुई है पाकिस्तान हिस्ट्री में, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए थे, जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। महमूद गजनवी ये वही है, ठीक है। गजनवियों से हुकूमत छीन ली थी, फिर गौरियों ने हुकूमत छीन ली थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ हुकूमत बनाई थी, ये गौर से निकले थे, यहीं पे एक इलाका था गौर से उठे थे ये। शाहबुद्दीन गौरी और गयासुद्दीन गौरी जो थे, दो भाई। शाहबुद्दीन गौरी फिर पाकिस्तान की तरफ भी आए थे, जिनके फिर आगे चल के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में जाए बाकायदा जो गवर्नमेंट बनाई थी मुस्लिम। ये सारी हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। तो गौरी डायनेस्टी यहाँ पे रही, ठीक है जी। फाइनली जो गौरी डायनेस्टी जिसने यहाँ पे कंट्रोल किया था, वो 1186 में किया था। 1175 में वैसे इन्होंने यहाँ कंट्रोल कर लिया था काबुल को, लेकिन वो फिर जो गजनवी थे वो लाहौर भाग गए थे। लाहौर बैठ के फिर गवर्नमेंट चलाते रहे। 1186 में मुकम्मल तौर पे उन्हें ख़त्म करके फिर इस सारे इलाके में इन्होंने प्रॉपर जो है गौरी सल्तनत शुरू कर दी हुई थी, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना जी, आप देखें कि हमारे पास ये मामला इस तरह से चले। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान मैंने आपको बता दिया, शेर शाह अहमद शाह दुरानी साहब जो थे, इनका टेन्योर था ये हमारे पास 1747 से 1764 का जो दौर था, ये सारे का सारा हमारे पास ये अहमद शाह दुरानी साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था जी, यहाँ पे इन्वेड किया। अलग एक अफगानिस्तान जो मॉडर्न अफगानिस्तान है वो बनाया। 1761 में फिर इन्होंने वो पानीपत की जो जंग थी तीसरी, वो भी लड़ी थी, मराठों को मारा था आगे। वो सारी जंग सारी इधर हमारे पास से बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर रशियंस आगे, रशियंस को डिस्कस करेंगे आगे चल के। रशियंस यहाँ से मार खा के गए। रशियन से पहले अफगानी वो आ गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने यहाँ कुछ अरसे तक जंगें लड़ी, कुछ एरिए पे कब्जा किए रखा। उसके बाद फिर रशियंस को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिर अमेरिका, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी तो कहते हैं ना इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर मैंने लिखा हुआ है। अफगानिस्तान को जो बड़ी बड़ी एम्पायर हैं उसका कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, ठीक है जी। इसकी अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ों को देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर क्या किया, कब्जा किए रखा। इसके कुछ एरिए के ऊपर इन्होंने हुकूमत की। मतलब असल में अफगानिस्तान के अंदर भी जो मतलब एक भी क्या अहमद शाह अब्दाली के बाद आगे जब मामला चले तो बहुत सारे जो लोग कबाइल के सरदार थे वो तकसीम हो गए थे। कुछ ने अंग्रेज़ों की हिमायत हासिल कर ली। अंग्रेज़ों को कहा जी आओ अफगानिस्तान पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से कुछ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। इस तरह से मिली जुली सिचुएशन चलती रही। तो 3 जंगें हुई मेन जी, इनके बारे में सवाल बनता है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो थी ये हमारे पास हुई जी 1839 से लेकर 1842 तक। अफगानी हार गए थे जिसमें। फिर उसके बाद सेकेंड अफगान वार जो थी इसमें हमारे पास ये 1878 से लेकर 1880 तक हुई। ये भी अफगानी जो थे वो हार गए थे। मतलब जो अंग्रेज़ों के साथ अफगानी थे वो जीत गए थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे वो हार गए थे। इस तरह से कह लें। जब घर में ही गद्दार पैदा हो जाएं या 2 भाई अलग अलग तकसीम हो जाएंगे और बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा आई जी आप मेरी हेल्प करें, तो फिर दूसरे भाई की शिकस्त होगी। इस तरह से यह मामला चलते रहे। फिर थर्ड अफगान वार जो थी 1919 में लड़ी गई किंग अमानुल्लाह की सरबराही में। सवाल बनता है किंग अमानुल्लाह की सरबराही में जो है ना जंग लड़ी गई और वो जंग जीत गए थे। अंग्रेज़ों को यहाँ सिग्नेचर करके मुआहदा साइन करके रावलपिंडी जो एग्रीमेंट था वो करके उन्हें जाना पड़ा था। रावलपिंडी में उन्होंने एग्रीमेंट तय किया और वो ये छोड़ के चले गए थे। तो मतलब जो अंग्रेज़ थे वो यह जंग अल्टीमेटली हारे और रुसवा होके निकल गए। एक अंपायर रुसवा होके लड़ के झगड़ के यहाँ से निकल गए अल्टीमेटली। 1919 में किंग अमानुल्लाह था इनका अफगानिस्तान की तरफ से। 1919 में ही इनकी आज़ादी हुई। पूछ लिया जाए अगर आपसे कि कब इंडिपेंडेंस है तो इनकी जो आज़ादी है 19 अगस्त 1919 का साल है, ये आज़ाद हुए थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास किंग अमानुल्लाह मैंने इधर मेंशन किया हुआ है।
ठीक है जी, बादशाह चली यहाँ पे आगे चल के। अच्छा, इसमें ना आजकल ये भी सवाल बन रहा है कि लास्ट स्टैंड बैटल, इसके बारे में सवाल आ रहा है। बैटल ऑफ सारागढ़ी कहती हैं इसे जी। तो ये जो है ना जी 1897 की बात है। इधर क्या थे, अंग्रेज थे सारे, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये वाला हिस्सा, अफगानिस्तान में अफगानी थे। हिंदुस्तान की जो फौज थी उसमें सिख भी थे। तो इस जंग के अंदर जो 21 सिख थे ना जी, वो डट गए थे 1000 अफगानियों के सामने। कितने? 1000 अफगानियों के साथ लड़ पड़े थे, बल्कि 10,000 के साथ। 1000 नहीं, 10,000 अफगानियों के सामने खड़े हो गए थे। और एक तारीख रकम, सारे के सारे शहीद हो गए थे, मारे गए थे। मतलब एक तारीख रकम की कि रेजिस्टेंस का कोई मतलब है कि कोई अगर लेवल है तो ये है कि 21 लोग जो थे 10,000 के सामने खड़े हो गए, उन्हें हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ेंगे और मरेंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है ना जी अब तारीख में अपना नाम लिख गए। आज भी जो है ना जी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, 21 लोग। ठीक है जी, इस तरह से जो है ना जी आप देखेंगे इसमें जो बादशाह था मोनार्की, जो ज़ाहिर शाह, इनका जो किंग अमानुल्लाह आया था, उसके बाद आगे उसकी नस्ल चली, बादशाह शुरू हुई अफगानिस्तान के अंदर। तो 1973 के अंदर जो बादशाह था अफगानिस्तान का वो था ज़ाहिर शाह। कौन था जी? ज़ाहिर शाह जो था बादशाह था अफगानिस्तान का। इसके अपने भतीजे ने क्या किया, इसे मार दिया और अफगानिस्तान के अंदर बादशाह ख़त्म कर दी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आया। उस भतीजे का नाम क्या था? दाऊद खान। भतीजे का नाम क्या था जी? दाऊद खान था जी। दाऊद खान जो था ये जो था ना जी क्या था, इसने क्या किया जी, बल्कि कज़न था, भतीजा नहीं कज़न था, इस कज़न, इसने क्या किया जी, अपने कज़न ज़ाहिर शाह को कत्ल कर दिया और उसके बाद हुकूमत पे कब्जा कर लिया। और उसने क्या शुरू कर दिया, 73 से ऑनवर्ड क्या चलेगी अफगानिस्तान में? प्रेसिडेंसी चलेगी, प्रेसिडेंट बन जाएगा ये। अब इसके खिलाफ आगे चल के एक रेवोल्यूशन होगा जिसके बारे में कमीशन पूछता है। मतलब ये जितने भी सवाल मैंने डाले हुए हैं सारे कमीशन में पूछे गए। मुझे कोई शौक नहीं है इधर आके नॉलेज जानने का, मैं आपको वही चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं या पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ सोल रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, तो जब ये आ गया, ज़ाहिर शाह को मार के दाऊद खान जो था प्रेसिडेंट बन गया, तो अवाम एक लिमिट तक जो है ना बर्दाश्त करती है। फिर ज़ाहिर शाह के जाने वाले भी तो थे। तो इस तरह से लोग अल्टीमेटली निकले और अफगानिस्तान में एक रेवोल्यूशन आया जिसे क्या कहा गया? सोल रेवोल्यूशन कहा गया। इसका जो साल है 1978 है। तो ये बेसिकली जो दाऊद खान था उसके खिलाफ था, ये बगावत थी उसके खिलाफ, एक रेवोल्यूशन था। तो दाऊद खान को मार दिया गया था। ठीक है, इसे मार दिया गया था सोल रेवोल्यूशन में। ये किसके खिलाफ था जी? दाऊद खान के खिलाफ था, जिसने अपने कज़न को मार के इक़्तिदार पे कब्जा किया था। जैसे जिस तरीके से आप आए उसी तरीके से आप जाओगे। आप गलत तरीके से जो है ना जी आपने इक़्तिदार पे कब्जा किया, आप निकले भी ऐसे जाओगे। उसके बाद नूर मोहम्मद तारकाई आ जाएगा, नूर मोहम्मद तारकाई के को भी मार दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ना हम चलेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा तो हाफिजुल अमीन आएगा। हाफिजुल अमीन जो था उसकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए रशिया हमला कर देगा। ये मैंने आपको बताया कि ये रशिया बैठा हुआ है, ये सारा क्या इसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर क्या बैठा हुआ? रशिया बैठा हुआ है। यहाँ रशिया बैठा हुआ, वो चाह रहा है कि यहाँ क्या हो, मेरी प्रो गवर्नमेंट हो, मेरे जो है ना जी पिट्ठू गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कोल्ड वार का दौर था। ये जो अफगानिस्तान अमेरिका के कैंप में ना चला जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो तो अमेरिका के कैंप में था, अमेरिका के साथ थे। तो उसके बॉर्डर के साथ साथ वाले जो कंट्री है वो उसके हक में होने चाहिए, ना कि अमेरिका बैठा हो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफिजुल अमीन जो था प्रो रशिया था, बाद में वो फिर मुखालिफ हो गया था, इसी वजह से उसे मरवा भी दिया गया था। तो हाफिजुल अमीन की जो गवर्नमेंट थी उसे उसे बचाने के लिए सवाल बनाए पेपर में, किसकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए यूएसएसआर ने इस पर अफगानिस्तान में एंटर हुआ था। तो हाफिजुल अमीन जो उनका प्रेसिडेंट था उसकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए रशिया ने क्या किया जी, अपनी फौजें उतार दी। फिर एक जंग शुरू हुई। कब हुई ये? अफगानिस्तान में कब इंटर हुआ रशिया? यूएसएसआर इसकी डेट पूछेगा आपसे, 24 दिसंबर, या तो मैंने दिसंबर लिखा है, एग्जैक्ट डेट लिखने, 24 दिसंबर 1979 को रशिया ने अटैक कर दिया, अफगानिस्तान में इंटर हो गया। तालिबान जो थे वो भाग के कुछ पाकिस्तान आ गए। अमेरिका भी बैठा हुआ था, जिमी कार्टर था, पूछता सवाल उस वक्त। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? जिमी कार्टर बैठा हुआ था। कोल्ड वार का दौर है, यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के दुश्मन है। अमेरिका और रशिया दोनों क्या करेंगे जी? अफगानिस्तान को मैदान जंग बना देंगे।
पूरी दुनिया को में जो ऐलान किया जाएगा जहाद का, और पाकिस्तान को कहा जाएगा कि जी आप क्या करें, उन्हें होस्ट करें। पूरी दुनिया से 1 लाख मुसलमान इकट्ठे होते हैं यहाँ, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका क्या करता है, असला देता है, और क्या करता है जी, असला देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसे देता है। उन्हें भेजा जाता है रशियन के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है ना जी तालिबान की शक्ल में एक फोर्स बना के उसे लड़ने के लिए भेजा गया अफगानिस्तान, जो रशिया के खिलाफ लड़ते रहे। अल्टीमेटली रशिया कमज़ोर हो गया, और रशिया जंग जब हारने लगा 15,000 के करीब फौजी रशियंस के मारे गए थे, 10 लाख के करीब अफगानी मारे गए थे इसमें, और 40 से 50 लाख अफगानी बेघर हो गए थे। 40 लाख तो यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। जो तोहफा है जियाद साहब का, पाकिस्तान में 4 लाख बैठा होता ना उस वक्त, तो जियाद साहब का जो गिफ्ट है हमारे पाकिस्तान के लिए, एक तो MQM की शक्ल में हमारे पास गिफ्ट, इसी ने MQM बनाई थी 1984 में। इसी तरह से जो 40 से लाख जो मुहाजिरीन थे, हमारे अपना आपको पता है मामला फाइनेंशियली किस तरह से थे। 40 लाख और बंदा आ जाएगा तो आप कैसे होस्ट करेंगे, बताएं मुझे। फाइनेंशियली सूरत हाल हमारी और ख़राब होगी। दूसरा, जब ये अफगानी यहाँ आए पाकिस्तान में, तो आपको पता फ्यूम होती है सारी इधर, तो ये जो हमारे पास नशे का जो कल्चर आया वो सारा यहीं से आया। क्लाशनकोफ कल्चर जो आया, सारे का असला भी तो था ना, वहाँ से कबायली लोग थे, असले के बगैर तो रह नहीं सकते। असला कल्चर आपका हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपकी इस्लामाइजेशन जो शुरू हुई, जिया के जो गिफ्ट हैं उनमें से चंद एक मैंने आपको बताए। ठीक है, इस तरह से हमारे आजकल खराब हालात आपके सामने है। वही तालिबान जी ने हमने ट्रेनिंग दी थी, अब वो पाकिस्तान में फट रहे हैं। हर रोज TTP आपको पता है धमाके करती है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया उन्हें सपोर्ट करा, वो इंडिया की बात सुनते हैं। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ठीक है, हम आपके दोस्त हैं, हम साए हैं, मुसलमान कंट्री भी हैं, तो हम मिलजुल के बात करके मसले को हल कर सकते हैं ना, बजाय कि मामला को हम और ख़राब करें। ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉपर कोशिश होनी चाहिए, मामला को ठीक करना चाहिए। भाई सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा उनके साथ है, और उनका भी सबसे बड़ा बॉर्डर हमारे साथ है। इस रीजन में जब तक पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इस पूरे पूरा रीजन के अंदर जो शुरू हो सकते हैं वो नहीं होंगे जब तक पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा। CPEC भी हमारा उस वक्त तक फंक्शन नहीं हो सकता जब तक इस पूरे रीजन के अंदर अमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम सेंट्रल एशिया को डायरेक्ट रास्ता दे सकते हैं, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया, इनके पास तेल और इस तरह जो हमारे पास मिनरल्स हैं, इनके पास मालामाल है मिनरल्स से। अगर हम इनके साथ मुआहदा कर लें, पर उन्हें एक रूट प्रोवाइड कर दें CPEC की शक्ल में या किसी और शक्ल में समंदरों तक, तो ये सारी ट्रेड हमारे मुल्क से कर सकते हैं। पाकिस्तान को इतना फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें मशरूत हैं किसके साथ? अमन के साथ, पीस के साथ। इस रीजन में जब तक पीस नहीं होगा तब तक ये रीजन ऐसे ही रहेगा, डिस्टेबल ही रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 10 साल वो रहे, अल्टीमेटली जनेवा अकॉर्ड किया इन्होंने। कौन सा अकॉर्ड किया, सवाल पूछा जाता है। जनेवा अकॉर्ड किया इन्होंने कब जी? 1988 के अंदर, और उसके बाद ये यहाँ से निकल गए। फिर आगे चल के USSR ब्रेक टूट गया था, ये तो मुल्क अलग हो गए थे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारे मुल्क अलग हो गए थे रशिया से। ठीक है जी, 26 दिसंबर 1991 को ये USSR जो था टूट गया था। उस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट कौन था, ये भी सवाल बनता है। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट था मिखाइल गोर्बाचोव साहब थे उस वक्त। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो इसमें वही बताया गया कि एग्रीमेंट 1988 के अंदर हो गया था, बस उन्होंने फिर निकलना शुरू कर दिया था, और अगले साल तक ये निकल गए थे। एक और अंपायर की डेथ हो रही है, टूट रहा है बल्कि अंपायर पूरे का पूरा। बरतानिया पहले हार गया था जलील ख्वार होके, अब 10 साल यहाँ रशियन गुजारने के बाद रशियन भी जा रहे हैं, और इतने कमज़ोर हो गए कि वो टूट गया। आगे चलते हैं। अब जब एक गैप पैदा हुआ ना, ये वही मैंने आपको बताया कि जो है ना जी मोहम्मद दाऊद को मारा गया। ठीक है जी, उसके बाद नूर मोहम्मद तारकाई आया कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद फिर हाफिजुल अमीन आया। हाफिजुल अमीन के बाद बबरक कारमाल, इसका ही पूछता है बबरक कारमाल के बारे में। हाफिजुल अमीन को जब मार दिया गया 27 दिसंबर 1979 को, इसे भी कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। तो उसके बाद बबरक कारमाल आया। बबरक कारमाल 1986 तक रहा। उसके बाद भी फिर बराए नाम इनकी वीक सी गवर्नमेंट चलती रही, लेकिन उसके बाद जो है तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी थी। तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी, एक वैक्यूम पैदा होगा, तालिबान उसे फिल करेंगे।
ठीक है जी। तो तालिबान ने मूवमेंट वैसे 1992 में शुरू हो गई थी, लेकिन कंधार में इन्होंने 1994 में कब्जा कर दिया था। अल्टीमेटली काबुल पे उन्होंने 1996 में कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के अंदर क्या किया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। अमेरिका चला गया था, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था, रशिया टूट गया था, फिर वो जो असला था सारा कुछ छोड़ के अमेरिका भी यहाँ से निकल गया। एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसे फिल किया तालिबान ने। मुल्ला उमर साहब जो थे इन्हें लीड कर रहे थे। मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन, दो लोग थे मेन जो करेक्टर थे अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है जी। उसामा बिन लादेन के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा आगे चल के, किसका जी? 9/11 का। आगे चल के 9/11 ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। आगे चल के क्या हो जाएगा जी? 9/11 हो जाएगा। अब तालिबान की गवर्नमेंट बन गई है, तो 1996 में बनी। सवाल बने कब बनी अफगानिस्तान में तालिबान की पहली गवर्नमेंट? 1996 में बनी। कौन कौन से मुल्क ने उन्हें एक्सेप्ट किया? 3 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट को। नंबर 1 पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था, नंबर 2 सऊदी अरब ने एक्सेप्ट कर लिया था, नंबर 3 UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। 3 जो मुल्क थे उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। गवर्नमेंट 1996 से लेकर 2001 तक चलेगी। 2001 में 9/11 हो जाएगा। 9/11 की डेट भी आपने याद रखनी है, 9/11/2001। अब 9/11 का मतलब ये नहीं है कि 9 तारीख है और 11 महीना है, ये नहीं आपने कहा। 9/11 का मतलब ये 11 तारीख थी और 9वां महीना था, मतलब सितंबर, 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ जी? 4 जहाज थे जो टकराए जाके, किसके साथ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ। एक पेंटागन के साथ टकराया, एक को हवा में मार दिया गया, 2 टकराए इधर जाके, हाईजैक किए गए थे। अलकायदा पे उसका इल्जाम लगा था, उसामा बिन लादेन पे कहा गया जिसने ये किया है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जब हो गया तो अमेरिका ने क्या कहा जी? मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उसे कहा गया जी हमारे हवाले करें उसामा बिन लादेन को। तो उसामा बिन लादेन के बारे में देखें कि उन्होंने क्या कहा मुल्ला उमर ने। तो मुल्ला उमर ने कहा कि जी लाइट चल, चले नहीं बेटा, लाइट का इशू है, कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, तो इसे मुकम्मल करते हैं हम ऐसे ही, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं होगा और ये रहती रह जाएगी। काफ़ी अर्से से मैं कोशिश कर रहा था कि इसे बना दूँ, लेकिन टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। आज शुरू किया तो इसे मुकम्मल करते हैं। तो हम थे कहाँ पे जी? हम देख रहे थे 9/11 को। इस तरह से जो है ना जी, जो मुल्ला उमर था उन्होंने रशिया अमेरिका के हवाले नहीं किया उसामा बिन लादेन को। उन्होंने कहा जी सबूत दें, सबूत दें हमें कि ये इन्वॉल्व थे। तो उनके पास सबूत कोई नहीं थे। अल्टीमेटली अमेरिका ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। उसकी डेट एग्जैक्ट पूछी जाएगी आपसे, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। नेटो को लेके अमेरिका जो था उसने क्या किया? अटैक कर दिया। और उसके बाद अमेरिका यहाँ रहेगा 10 साल तक, 10 साल कह रहा हूँ, 20 सालों तक। 2011 में उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में, आपको पता है, ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर के अंदर मार दिया गया। आगे चल के मुल्ला उमर को भी मार दिया गया। मेरा ख्याल है 2013 का साल था शायद जब मुल्ला उमर को मारा गया। एग्जैक्टली मुल्ला उमर का ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसामा बिन लादेन का तो एग्जैक्ट डेट है, आपको पता है, 2 मई 2011 को एबटाबाद में हुआ था, आपको पता है। तो ऑपरेशन करके अमेरिका ने क्या कहते उसे मार दिया गया। ठीक है जी। तो इस तरह से अमेरिका यहाँ रहा। उसने गवर्नमेंट भी बनाई, यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम चलाने की कोशिश की, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हामिद करज़ई को वो लेके आया था। ठीक है, इस तरह से उसने कोशिश की यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक स्ट्रगल करने की, एक मतलब है कि आप देखें कि एक जमहूरी गवर्नमेंट बनाने की। लेकिन तालिबान जो थे वो पहाड़ों पे चले गए, उन्होंने लड़ना शुरू किया अमेरिका के खिलाफ। अल्टीमेटली अमेरिका को भी यहाँ से जाना पड़ा। तालिबान ने दोबारा से गवर्नमेंट संभाल ली। कब जी? अच्छा, तालिबान के ऑफिस के हवाले से बनता है जी निगोसिएशन जो हुई, बातचीत जो हुई अमेरिका के साथ। तालिबान का जो ऑफिस था वो कतर के अंदर खोला गया 2013 में। साल भी पूछा है और कंट्री भी पूछा है। तो कतर जो था वो मीडिएशन करवा रहा था, बातचीत करवा रहा था अमेरिका की और तालिबान की। तालिबान की तरफ से मुल्ला बिरादर थे और अफगानिस्तान जो बातचीत कर रहे थे, और मुल्ला बिरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर थे जी अफगानिस्तान की तरफ से बातचीत करने में, और अमेरिका की तरफ से जी ज़ल्मे खलील साद। ये सवाल बनता है,
ज़ल्मे खलीलज़ाद का याद रखिएगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो थे ये अमेरिका की तरफ से थे। अल्टीमेटली जो मुआहदा हुआ 29 फरवरी 2020 को हुआ। जो एग्रीमेंट हुआ 29, ये एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने, फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो गई, फाइनल हो गई और मुआहदा हो गया। इसकी एग्जैक्ट डेट 29 फरवरी क्यों? क्योंकि लीप ईयर था ये। वैसे 28 फरवरी होती है ना जनवरी, तो ये लीप ईयर था तो 29 फरवरी आप इसे हम कहेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यूएसए की जो है ना विड्रॉल शुरू हुई, फिर अल्टीमेटली 30 अगस्त 2021 को यूएसए ने अमेरिका से निकल गया अल्टीमेटली। ठीक है जी, आप ये कहें 1 मई 2021 से उसने निकलना शुरू किया और 30 अगस्त 2021 को उनका जो आखिरी ट्रूप था वो निकल गया। ठीक है जी, नेटो वाले भी 2021 में निकल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अमेरिका निकल गया और उसके बाद जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट अब दोबारा से बनी, तालिबान ने फिर गवर्नमेंट बनाई। तो इस वक्त जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसे कौन लीड कर रहा है जी? उसे लीड कर रहा है हैबतुल्लाह खुंजादा साहब, जो हैं ये सुप्रीम लीडर हैं, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अखवंद, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, इनका जो है ना साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी आपने करना है और इस तरह से आप देखें स्पोक्स पर्सन भी करना है। तो फॉरेन मिनिस्टर इनका है जी मौलवी आमिर खान मुत्तकी साहब, जो है इनके क्या है जी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ताले इनका अफगानिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा इनका मैप एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ये देखिए हमारे पास, ये जो मैप है ये सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास वाखान कॉरिडोर है। ये क्या है हमारे पास? वाखान की पट्टी है जी हमारे पास। ये क्या है? वाखान की पट्टी है। ये 350 किलोमीटर लंबी है यहाँ से यहाँ तक, 350 किलोमीटर, और चौड़ाई है इसकी 16 से 64 किलोमीटर के दरमियान है, मतलब जहाँ पे कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो वाखान कॉरिडोर के बारे में सवाल आते हैं, सेपरेट करते हैं। ऊपर ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान किससे? पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान है नीचे। वाखान कॉरिडोर सेपरेट विच 2 कंट्रीज? ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। फिर यहाँ पे पूछता है जी वाखान कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री का पार्ट हुआ? अफगानिस्तान का पार्ट हुआ। यहाँ हमारा जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, ये वाला सारे का सारा ये हमारे पास डूरंट लाइन है। आपको पता है ये क्या है हमारे पास? डूरंट लाइन है। 2640 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अपडेटेड जो डेटा है उसके मुताबिक, पुराना डेटा जो था 2430 किलोमीटर था पुराने डेटा के मुताबिक। उससे पुराना देखेंगे तो 2252 किलोमीटर पर को मिलेगी। अगर ये ऑप्शन में हो तो आपने इसे ठीक करना है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपने इसे ठीक कर देना। ठीक है जी, ये बॉर्डर जो है ये हमारा कब खींचा गया जी? 1893 के अंदर। उस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से कौन थे जी? अब्दुर्रहमान साहब थे। कौन थे जी? अब्दुर्रहमान साहब थे। लेकिन और इधर से अगर देखें अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 1893 में, तो अंग्रेज़ों की तरफ से हेनरी डूरंट साहब थे जी, जिनके नाम पे ये डूरंट लाइन है। जिनके नाम पे डूरंट लाइन है, हेनरी डूरंट उनका नाम था। अगर देखें हम उस वक्त जो लॉर्ड कौन था जी, वायसराय कौन था ब्रिटानिया की तरफ से बड़े हिंदुस्तान में? तो लॉर्ड लैंसडाउन मौजूद था। उस दौर में सारे ये बॉर्डर खींचा गया था। तो ये बेटा आपके कुछ सवाल थे। इनमें एक सवाल ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा जी कौन सा सूबा जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? उसमें कहीं कहीं वो हेरात दे देता है। हेरात जो सूबा है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। यहाँ हमारे पास नूरिस्तान लगता है, बदख्शां लगता है, नीचे पख्तिका लगता है, कुन्नर लगता है हमारे पास नीचे। ये सारे हमारे पास गजनी के इलाके और नीचे ये बन जाएंगे हमारा कंधार का इलाका, ये सारे लगते हैं, लेकिन ये नहीं लगता है, रात नहीं लगता है। ठीक है बेटा, तो ये अफगानिस्तान के हवाले से जितने सवाल बन सकते हैं तकरीबन मैंने सारे डाल दिए। उम्मीद करता हूँ अफगानिस्तान आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट जनरल बैच शुरू होने जा रहा है लाइव, वो इंशाल्लाह 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो जो बच्चे हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे जनरल बैच जिनमें PPSC FPSC का जनरल जो 10 सब्जेक्ट होती हैं वो कवर हम करवाते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 अगस्त से पहले वो हमारा जो जनरल बैच है उसमें इनरोल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।